आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सिद्धू मूसावाला यूट्यूबर ही नहीं बल्कि पंजाबी गीतकार के तौर पर पूरी दुनिया भर में जाना जाता रहा। उसकी हत्याकांड की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। 5 राज्यों में 60 जगहों पर छापेमारी हुई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कहां कहां छापेमारी हुई है। एनआईए ने ये छापे 10 गैंग्स के ठिकानों पर मानी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये गैंग आतंक के आकाओं से भी साठगांठ करके अपनी जुर्म की दुकान को आगे बढ़ा रहे थे। अभी आप अपने स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। ये सभी गिरोह देश और विदेश में मिलकर काम करते हैं। भारत के कई जेल से ये सक्रिय हैं और केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 महीने में गैंग वॉर को लेकर पंजाब में कई रेड अलर्ट भी जारी किए थे। ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, गोल्डी बरार के घर पर छापे पड़े हैं, उसके साथ साथ तेजपुरिया के घर पर छापे पड़े हैं, काला राणा के घर पर छापे पड़े हैं, बाबियाना के घर पर छापे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के घर पर छापेमारी हुई है, रवि राजगढ़िया के घर पर छापेमारी हुई है, काला जेठी के घर पर छापे और उसके साथ साथ भवपुरिया के घर पर भी छापे पड़े। इन सभी छापों का लिंक, इन सभी छापों के तार आतंक की जांच से जुड़े गैंगस्टर्स के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और इस साठगांठ का बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने आज सुबह 5 बजे से ही अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी। आपको दिखाते हैं किन किन राज्यों में आज एनआईए ने छापेमारी की है। दिल्ली में छापेमारी की गई, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर एनआईए ने आज छापेमारी की है। इन 5 राज्यों में 60 जगहों पर एनआईए ने आज पूरे दिन भर छापेमारी की है और एनआईए की इस जांच में अभी बहुत तार निकलते दिखाई दे रहे हैं। दिनांक 12/9/2022 को एक एनआईए टीम जिसमें करीब 5 सदस्य थे, उनके द्वारा गांव गोवाना माजरी में रेड की गई। रेड का समर्थन करने के लिए हमारे साथ में CIA 2 बहादुरगढ़ की टीम, STF बहादुरगढ़ की टीम और लोकल थाना बादली की टीम द्वारा गठित की गई थी, जिसमें करीब 30 से 35 मुलाजिम थे। इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति था उसके ठिकाने पर रेड की गई और संदिग्ध व्यक्ति से एनआईए टीम द्वारा अपना परिचय दिया गया। परिचय देने के बाद कोर्ट का वारंट, जो सर्च का वारंट पेश किया गया और संदिग्ध व्यक्ति से अनुमति ली गई। अनुमति लेने के पश्चात उस जो ठिकाने का, इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके साथ फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई और इसके पश्चात जो भी माल मुकदमा पर्चा थे उसका मुकदमा सीजर मेमो तैयार किया गया और डॉक्यूमेंटेशन टीम द्वारा किया गया। ये पूरे छापे कहने के लिए तो सिद्धू मूसावाली की हत्या से संबंध की वजह से हो रहे हैं, लेकिन अब इसके तार आतंक से जुड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। आपको बताएं कि किस किस गैंगस्टर के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है, ये कार्रवाई की है। फरीदकोट पंजाब में विनय दोयड़ा के ठिकाने पर छापे पड़े हैं। मुक्तसर पंजाब है जहां पर गोल्डी बराड़ के घर पर छापे पड़े हैं। दिल्ली में टिकू तेजपुरिया, ये तेजपुर में रहता है, वहीं पर छापे पड़े हैं। हरियाणा के यमुनानगर में काला राणा के घर पर छापे पड़े हैं। हरियाणा के कौशल चौधरी और अमित डरार के घर पर छापे पड़े हैं गुड़गांव में। दिल्ली में ही बवाना में नीरज बवानिया के घर पर छापे पड़े हैं। पंजाब के गुरदासपुर में जग्गू भगवानपुरिया के घर पर छापे पड़े हैं। हरियाणा के सोनीपत में काला जेठी के घर पर छापे पड़े हैं। पंजाब के चंडीगढ़ में लकी पटियाला के घर पर छापे पड़े हैं और पंजाब के लुधियाना में रवि राजगढ़ के घर पर छापे पड़े हैं। ये छापेमारी बताते हैं कि कैसे एनआईए अब अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ा रहा है और आतंक से जुड़े तमाम तार को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गांव में जाकर उसके घर पर छापेमारी की है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला की हत्या के आरोप में पुलिस कई और लोगों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई के लीडर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका पर जांच भी हो रही है। बिश्नोई के घर पर एनआईए ने तकरीबन 40 अधिकारियों के साथ मिलकर छापा मारा। बिश्नोई के घर की तलाशी में सुबह 5 बजे से ही टीम उसके घर पर पहुंच चुकी थी और उसके जांच में बहुत सारे तथ्य निकल कर आ रहे हैं। ये पूरा मामला सिर्फ हत्या और फिरौती का नहीं बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर है।
ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਈ 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਗਰਦੀ ਤਲਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की तार सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेश तक फैले हुए हैं और इसलिए एनआईए अपनी जांच के स्तर को बढ़ाती जा रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जैसा कि हमने आपको बताया बहुत लोगों पर छापे पड़े हैं, लेकिन अभी तक 35 लोगों को नामजद किया गया है। मनप्रीत मनु, जगरूप रूपा को शनिवार को ही गिरफ्तार किया गया। ये दोनों भगवानपुरिया गैंग के सदस्य हैं। इनको 20 जुलाई को अमृतसर जिले में भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। जानकारी के मुताबिक गोल्डी बराड से फोन पर बातचीत कर रहे थे आरोपी सचिन थापन और इनको भी अजरबैजान में हिरासत में लिया गया है। विश्नोई गैंग के सदस्य है गोल्डी बराड, जिसका नाम चार्जशीट में है। उसने पहले ही हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। एनआईए को यह छापेमारी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह शक है कि इन सभी गैंगस्टर्स के तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। इन गैंगस्टर्स को पाकिस्तान के जरिए हथियार मुहैया कराए जा रहे थे। मूसेवाला के मर्डर में पाकिस्तान से आए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और अब इस पर शक गहराता चला जा रहा है। आतंक के आकाओं के कहने पर हिंदुस्तान में माहौल, खास करके पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ टारगेट किलिंग करने की आशंका भी जताई गई है, जिसकी वजह से एनआईए ने अब अपनी जांच और सघन कर दी है। सरकार भी इन संगठनों को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में जानना चाहती है और ये सभी संगठन प्रतिबंधित लिस्ट में सामने आ गए हैं। आखिरकार ये गुत्थी है क्या? आखिरकार मूसेवाला की ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये क्यों ऐसी है? तो इसके पूरे टाइमलाइन को आपके सामने रखते हैं। 29 मई को मनसा के जवाहर गांव के में एक मर्डर होता है। 2 लोग गाड़ी से आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। करोला और बोलेरो से ये शूटर्स आते हैं। जीप से अपने घर जा रहे सिद्धू मूसेवाला के गाड़ी पर जबरदस्त तरीके की फायरिंग होती है, इतनी जबरदस्त कि उसमें से बच निकलना असंभव हो जाता है और सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह दूसरी गाड़ी में थे जो उनके पीछे थे। वो किसी तरीके से बच जाते हैं और कार पर सामने से जो गोली चलाई जाती है उसमें सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हो जाती है। गोली में AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हिंदुस्तान में नहीं मिलता, इसीलिए आतंक के तार जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक दिन पहले ही जिस दिन सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायरिंग की गई उससे ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटा दी थी। पंजाब सरकार ने माना था कि 4 गनमैन की जगह सिर्फ 2 गनमैन से सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी काफी रहेगी। पहली एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर नाम आया और उसके नाम जद एफआईआर भी की गई। यह पूरी साजिश तिहाड़ जेल में रहते हुए बिश्नोई ने की थी और इसके तार कनाडा, दुबई और पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। ये तमाम तथ्य अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन आपके लिए जानना आवश्यक है कि 29 मई को आखिरकार क्या हुआ था। शाम को 4:30 बजे मूसेवाला अपनी मौसी की तबीयत खराब होने की जानकारी पाने के बाद उनसे मिलने के लिए निकलता है। यह सूचना उसको शाम में 5:45 पर मिलती है और वो 5:45 पर जवार के गांव पर पहुंचता है जहां पर शूटर्स पहले से तैयार बैठे हुए थे कोरोला और बोलेरो गाड़ी में, और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक किया और 5:50 पर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर हमलावरों ने जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और महज 1 मिनट के भीतर इस हमले में सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। 5:53 पर 3 गाड़ियों ने उसको घेरा और 30 राउंड फायर कर दिए और 6:18 तक सिद्धू मूसेवाला की खबर मृत्यु की सब जगह छा गई। रात में 9 बजे के आसपास इस घटना में शामिल सिद्धू मूसेवाला के साथी की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद डीजीपी ने सिद्धू मूसेवाला की पूरी हत्या को एक साजिश बताया और 9:30 बजे रात तक पंजाब सरकार ने हत्या के खिलाफ इस पूरे मामले पर जांच शुरू करने की बात की, क्योंकि उस वक्त तक प्रदर्शन शुरू हो चुका था और बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी उसी दिन रात 10 बजे ले ली।
यही सबसे बड़ी बात है। रात 1 बजे गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट भी डाल दिया जिसमें उसने सिद्धू मूसावाला की हत्या की जिम्मेदारी फेसबुक पर ली। दिल्ली पुलिस ने बाद में खुलासा किया कि हत्या के बाद हत्या के 4 आरोपी पास के ही खेत में 1 घंटे तक छिपकर बैठे रहे। अगर उस वक्त मौके पर पुलिस जो पहुंची थी उसने कार्रवाई की होती तो शायद जो कातिल थे उसी समय पकड़ लिए गए होते। मूसावाला की हत्या से पहले उसकी सिक्योरिटी कम की गई थी, यह जानकारी भी कातिलों को पहले से थी। मूसावाला की हत्या जिस तरीके से हुई यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। मूसावाला की हत्या को लेकर जो बात निकल कर आ रही है कि विश्नोई ग्रुप और गोल्डी ग्रुप के गुर्गे पहले ही से जानकारी एकत्रित कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मूसावाला की सिक्योरिटी कम हुई है, उन्होंने हमला कर दिया। इससे पहले 29 मई को उन्होंने फैन की शक्ल में पहुंचकर हत्या करने की कोशिश की थी, रेकी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब आइए बताते हैं कि कैसे कैसे इसमें पहचान हुई और कौन कौन लोग शामिल हुए। आरोपियों की जो अभी तक पहचान हुई उसकी लिस्ट लंबी है। प्रियव्रत फौजी, कशिश, अंकित सेरसा, दीपक मांडी, मनप्रीत सिंह और जगरूप सिंह रूपा, ये 4 ऐसे लोग हैं जो हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने फौजी, कशिश और सिरसा को गिरफ्तार किया। वहीं पंजाब पुलिस ने अमृतसर में एक मुठभेड़ में रूपा और मनप्रीत को मार गिराया। तो ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर इसमें शामिल थे। सिद्धू मूसावाला के पिता ने हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में सिद्धू मूसावाला के समर्थन में आ रहे थे। पंजाब सरकार को भी झुकना पड़ रहा था। सिद्धू मूसावाला की मां लगातार कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे बच्चे को आखिरकार लोगों ने क्यों मारा। अब यहां पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आखिरकार क्या सोचकर सिद्धू मूसावाला की सिक्योरिटी कम की थी? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार है? यह जो तमाम गिरोह है जो सिद्धू मूसावाला पर पहले से टोह लगाकर बैठे थे, क्या वो ब्लैकमेल कर रहे थे? क्या वो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं जिसमें से किसी तरह का इंटरनेशनल कनेक्शन है? इसका कॉन्ट्रैक्ट कनाडा से दिया जाता है जो पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान तक पहुंचता है। पाकिस्तान के असलाह का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के तार भी इस पूरे हत्या में जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच आतंकवादी सेल के तौर पर भी देख रही है। क्या होना चाहिए लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के पास? पिछले 50 कत्ल कर दिए और इकलौते जवाक जो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए रोजाना भरने वाले बच्चे, जो सेल्फ एम्प्लॉय रोजगार पैदा करने वाले बच्चे मार दिए, जो उद्यमी बच्चे हैं, जो जिनके ऊपर राष्ट्र को मान होना चाहिए, वो रोजगार पैदा करेंगे, वो बाहर से पैसा ला के अपने खजाने में देंगे। ऐसे बच्चों को तो मार रहे हैं। सर ये तो छाती ठोक वो जिंदा कैसे हैं अभी तक? ये छाती मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, ठीक है, साਡਾ सारा कुछ खत्म हो गया। जो भी ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, क्यों? पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला के मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने जांच के दौरान कई बातों का पता लगाया और पुलिस ने उसका खुलासा भी किया। पुलिस ने बताया कि मूसावाला के हत्यारों ने अब सलमान खान को भी अपनी गिरफ्त में लेने की बात की थी। उनकी हत्या की प्लानिंग भी कर रहे थे। इसके लिए मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर भी रेकी की गई थी। 10 सितंबर को पंजाब पुलिस ने शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसी और दिल्ली पुलिस की एक ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए हुई। दीपक मुंडी के साथ उसके 2 सहयोगी कपिल पंडित और राजेंद्र को भी पश्चिम बंगाल में नेपाल की सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया है कि ये सब नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। गुप्त जानकारी के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। मनसा कोर्ट ने सभी को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कपिल पंडित जो कि इसमें से एक आरोपी है, उसने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसने सिद्धू मूसावाला को मारने की कई बार रेकी की और तैयारी की। कपिल पंडित राजस्थान के चूरू जिले का रहने वाला है। पंडित ने संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क साधा और सलमान खान की हत्या की प्लानिंग भी की। उसने सचिन बिश्नोई और संतोष यादव के साथ मिलकर सलमान खान के घर के बाहर की रेकी की, फोटोग्राफी की
और तमाम तरह की जानकारी एकत्रित की। सिद्धू मूसावाला मर्डर केस में अभी तक 2 मुख्य किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। बिश्नोई इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जबकि गोल्डी बराड़ ने मूसावाला की हत्या के लिए विदेश में बैठकर शार्प शूटर का इंतजाम करवाया। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई मूसावाला के कत्ल की साजिश को तिहाड़ जेल के भीतर रचता है और मूसावाला के पिता का कहना था कि मूसावाला को लगातार धमकी भी दी जा रही थी कि उसको मार दिया जाएगा। उससे रंगदारी टैक्स वसूलने की धमकी दी जा रही थी, उससे वसूली करने की बात कही जा रही थी। गैंगवॉर की वजह से सिद्धू मूसावाला की जान गई, ऐसा माना जाता है। हत्या की वजह विकी मिद्दू मर्डर बना। विकी लॉरेंस का करीबी था और दगविंदर गैंग ने विकी का कत्ल कर दिया। शूटरों को मूसावाला ने पनाह दे दी थी, ऐसा आरोप लगाया जाता है। बदले की कार्रवाई में बिश्नोई गैंग ने मूसावाला का कत्ल कर दिया। मूसावाला के मर्डर के लिए कनाडा में बेस्ट गैंग और मास्टरमाइंड गोल्डी ने लॉरेंस के शार्प शूटर्स उपलब्ध कराए। जेल में वर्चुअल नंबर से बिश्नोई और गोल्डी की फोन पर बातचीत होती थी, जो कि तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करते हैं। गोल्डी बराड़ ने शाहरुख को यह सुपारी दी और भारी सुरक्षा को देखते हुए हत्या का प्लान जो बना था उसे ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सुरक्षा में कमी आई, हत्या के प्लान को अंजाम दिया गया और जैसे ही 2 गनर मिले, वैसे ही सिद्धू मूसावाला की हत्या कर दी गई। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अगर आप देखें तो अब इसके तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गैंग से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सिद्धू मूसावाला की चार्जशीट, जो कि 26 अगस्त को मनसा कोर्ट में दाखिल की गई है और इसके आधार पर अब जांच आगे बढ़ रही है। इस चार्जशीट में 34 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4 लोग विदेश में रहते हैं, 8 फरार हैं, बाकियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में अभी तक 122 गवाह हैं जिनके नाम दर्ज किए जा चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, इसके लिए प्लानिंग तिहाड़ जेल के भीतर हुई, सुपारी कनाडा से दी गई। तो इस पूरे अभी जो शूटर्स हैं वो भी 6 उनकी संख्या बताई जाती है और इनमें से एक जगरूप रूपा, उसका एनकाउंटर हो चुका है। मनप्रीत मन्नू, उसका भी एनकाउंटर किया जा चुका है। प्रियव्रत फौजी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अंकित सिरसा अभी पुलिस की गिरफ्त में है और कुलदीप पुलिस की गिरफ्त में है। दीपक मुंडी, जो कि दार्जिलिंग के पास उसको गिरफ्तार किया गया था, वो दुबई सेंट्रल भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पकड़ा जा चुका है। कुल मिलाकर सिद्धू मूसावाला केस में अभी तक तो ये बढ़त है, लेकिन सलमान खान पर जिस तरह से हत्या की साजिश रचने की भी कोशिश की जा रही थी, ये बताता है कि एक बड़ा गैंग है जो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर नामचीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 80 के दशक को एक बार फिर से हिंदुस्तान में दोहराने की कोशिश कर रहा है। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह खबर पाकिस्तान की है। पाकिस्तान पानी से त्राहिमाम कर रहा है और जनता पानी पानी होती जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल बाढ़ की वजह से उसके जीडीपी, उसके विकास दर पर इतना बड़ा झटका लगा है कि पाकिस्तान में लोग अब दाने दाने को तरस रहे हैं। जो तमाम रिपोर्ट्स पाकिस्तान से बाहर निकल कर आ रही हैं, उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की विकास दर, जो कि बीते साल 5% हो सकती थी, वो घटकर अब 3% रह गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाढ़ ने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीरें लगातार हम आपको भारत 24 पर दिखाते रहे। सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुई है। अगर आप पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो ऐसा बाढ़ पाकिस्तान ने सदियों बाद देखा होगा, या यूं कह सकते हैं कि शायद कुछ एक हजार साल बाद पाकिस्तान में इस तरह के बाढ़ को देखा गया है। सिंधु घाटी जो पूरी आबादी थी, उसके समय ऐसी बाढ़ की बात जरूर देखी गई, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान में ऐसा बाढ़ कभी आया नहीं। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पूरे तरीके से डूब चुका है पानी से, और 2010 में जो सुपर फ्लड आया था उसमें तो सिर्फ 2 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो ये फ्लड्स आए हैं, अब जो बाढ़ आई है इस बार की, इसमें पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं। आधी से ज्यादा आबादी, एक तरह से कह सकते हैं आपकी, पाकिस्तान की प्रभावित हो चुकी है। खाने के लिए लाले पड़ चुके हैं, महंगाई आसमान पर है। सब्जी और बाकी चीजों की दाम अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे।
पाकिस्तान में आज की तारीख में टमाटर 500 रुपए किलो बिक रहा है, 500 रुपए किलो। प्याज खरीदने के लिए पाकिस्तान के लोगों को 400 रुपए देने पड़ रहे हैं 1 किलो के। ये वही आलू और प्याज है और ये वही तमाम चीजें हैं जो बहुत सस्ती मिला करती हैं। 120 रुपए में आलू मिल रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान को अगर IMF का लोन नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। दो बातें हमारे जहन में थी, सच्ची या गलत, लेकिन उस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये बात दो जहन में थी। नंबर एक कि पाकिस्तान बगैर IMF के बैंकरप्ट हो जाएगा, तो IMF पे जाना ज़रूरी। और नंबर 2, IMF उस वक्त केयर टेकर से बात नहीं करता, तो फिर हमारी क़यादत ने फैसला किया कि आपको ठहरना है। जब ठहरना है तो फिर उसके बाद जो मैंने गुजारिशात करी थी उस पर अमल करना पड़ा। जो कौम, पूरी कौम 30 बिलियन का एक्सपोर्ट करे, उस कौम को फिर 80 बिलियन का इंपोर्ट करने के हक नहीं होना चाहिए। अब आप जो है ना, दुनिया आपको कर्ज नहीं देती है, देने को नहीं चाहती है। पाकिस्तान के अंदर हम टैक्स टू GDP 15 कर लें और एक्सपोर्ट टू GDP 15 कर लें, तो आपकी हुकूमत को हर जगह जाके पैसे नहीं मांगने होंगे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हर जगह जाकर भीख मांगनी पड़ रही है, तो आप सोचिए उनके ऊपर कितना दबाव होगा। ऐसे में पाकिस्तान के वित्त मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पाकिस्तान के लोगों के दुख दर्द को बताते बताते और खुद अपने देश की बदहाली को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज एनी वन ऑफ अस कुड हैव बीन देयर। ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि आज पाकिस्तान की स्थिति कितनी खराब है। जरा सोचिए, पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर IMF का लोन नहीं मिला होता तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। खाने के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, और वित्त मंत्री साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कह रहे कि जो देश पहले एक्सपोर्ट किया करता था अब दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर हो गया है। कोई भी पाकिस्तान को लोन देने के लिए तैयार नहीं है और ये स्थिति है। पाकिस्तान बदहाली की उस कगार पर पहुंच चुका है जहां किस दिन वो श्रीलंका बन जाए कहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में इस तरह से खाने के लाले पड़ रहे हैं कि लोग बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान की स्थिति देखिए, कपास की खेती सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में होती है। 10 लाख एकड़ की जो पूरी फसल है वो तबाह हो चुकी है इस साल बारिश की वजह से। 6 लाख एकड़ की धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। 1 लाख एकड़ के खजूर की फसल बर्बाद हो गए हैं। 7 लाख एकड़ का गन्ना पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। 60% सब्जियां जो पाकिस्तान में उगती हैं वो अब नहीं मिल पा रही, बर्बाद हो गई। अगर पूरे नुकसान को देखें तो पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का है। इतनी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और उनकी GDP अब महज सिर्फ 3% तक ग्रो कर पाएगी, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में 15% की महंगाई दर बढ़ती दिखाई देगी, जो कि बीते 50 साल में सबसे ऊंची होगी। पिछले 2 महीने से खाने पीने की सभी चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आप ये कह सकते हैं कि दूना हो चुका है। और पाकिस्तान को हम क्यों कह रहे हैं आपको कि श्रीलंका जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ईंधन की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। 50% बढ़ चुकी है ईंधन की कीमत। और सबसे ज्यादा स्थिति तो ये खराब है कि पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले आज धरातल, क्या यूं कहें, पाताल में जा चुका है। 1 अमेरिकी डॉलर में आप 228 पाकिस्तानी रुपया ले सकते हैं। 228 पाकिस्तानी रुपया आज 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर हो चुका है। आप सोचिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहां खत्म हो चुकी है। उसका आयात 29% हो चुका है, यहां पर घट चुका है। और अगर आप देखें तो उसकी जो पूरी फसल है 42 लाख एकड़ की, उसका अनुमानित जो पूरा अनुमान है उसके आधार पर अब वहां पर नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इस नुकसान को अब आप बढ़ाकर 82 लाख एकड़ तक कह सकते हैं। 82 लाख एकड़ ज़मीन बहुत होती है। आप सोचिए अगर पूरी फसल तबाह हो गई तो कितना बुरा हाल होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान की ये जो दुर्दशा है, इसकी वजह से पाकिस्तान में जो राहत सामग्री बांटी जा रही है उस पर जो अटैक हो रहा है लोगों का, उस अटैक को देखने के बाद भी आदमी भौचक रह जाए। और बहुत घोटाले की बात भी सामने निकल कर आ रही है। राहत सामग्री जो बांटी जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो राहत सामग्री पहुंचा रही हैं और उसमें जबरदस्त घोटाले हो रहे हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि राहत सामग्री जो वितरण हो रही है उसमें करप्शन है, ऑडिट करना चाहिए। सोचिए, यह हालत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में टमाटर और प्याज तो महंगे हैं ही, हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर स्थिति खराब है, लेकिन अब वहां पर शिया और सुन्नी विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जनता प्याज और टमाटर के नाम पर सड़क पर पहुंचकर फेंकती हुई तमाम चीजों को देखी जा रही है। बहुत ही अराजकता है पाकिस्तान में। यह अराजकता पाकिस्तान की स्थिति को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर रही कि अब पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि उसे कैसे संभाला जाए। अब ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अ फेल्ड स्टेट, एक देश जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, वो अगर किसी दूसरे देश का पड़ोसी हो तो उस देश के लिए जो पड़ोसी देश है बहुत तकलीफें पैदा करता है। आज अगर पाकिस्तान आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी साहब। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अच्छा है, दुश्मन है, हमेशा हिंदुस्तान के पीठ में खंजर भोंकता है, बर्बाद होना चाहिए उसको। लेकिन जनाब, अगर पाकिस्तान बर्बाद हो जाता है आर्थिक तौर पर, तो जरा ये सोचिए पाकिस्तान की पूरी आबादी त्राहिमाम त्राहिमाम करती दिखेगी। और यही वो जगह है जहां आतंकवाद बड़े पैमाने पर परोसा जाता है, आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। आज जो आतंकवादी फिदाइन बनकर 5 या 10 लाख रुपए में अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाता है, कल ये 50,000 रुपए में अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। सोचिए, हिंदुस्तान की तरफ आने वाले आतंक के साए कितने बड़े हो जाएंगे। इसलिए दुआ तो हमें यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान कभी बैंकरप्ट ना हो, पाकिस्तान कभी श्रीलंका ना बने, अन्यथा हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए।